यह बात है 25 साल पुरानी, जब छोटे छोटे गांवों में साधारण लोगों के पास बाइक नहीं थी। वो अक्सर पास के गांव या शहर जाना हो तो या तो बस से चले जाते या फिर बीच के रास्ते से चलकर ही जाते थे। 25 साल का वामन भी एक ऐसे ही छोटे से गांव में रहता था। वो एक साधारण परिवार से था, जहां खेत में दिन भर काम करने पर बस 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती थी और कोई भूखा नहीं सोता था। वामन घर का बड़ा बेटा था, तो पूरे घर की जिम्मेदारी अब उस पर ही थी। उसके पिताजी चाहते थे कि वामन अपनी बंजर पड़ी खेती में अच्छे से खेती करे, जिससे साल भर के घर के खाने का इंतजाम हो जाए। लेकिन वामन की सोच कुछ अलग थी। वो इन सब खेती बाड़ी में फंसकर नहीं रहना चाहता था, उसे आगे बढ़ना था। वामन पढ़ाई में तो बहुत होशियार था, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिताजी पैसे नहीं भर सकते थे। इस वजह से 12वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी। घर पर पैसों की कमी हो रही थी, इसलिए वामन ने पास वाले शहर जाकर किसी दुकान पर काम करने की सोची। अगले ही दिन वामन शहर गया और उसे खाद बीज रसायन की बड़ी दुकान पर काम भी मिल गया और उसने उसके अगले ही दिन काम पर जाना शुरू कर दिया था। कुछ महीने तक तो सब बहुत अच्छा चल रहा था। पैसे बचाने के लिए वामन रोज सुबह उसके गांव से बस 2 किलोमीटर दूर शहर को बीच के रास्ते से चलते हुए जाया करता था। शाम को उसके कुछ पहचान वालों के साथ चलते हुए घर आ जाता था। अब घर में थोड़ा बहुत पैसा भी आने लगा था, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को उसका लालच कभी कभी भारी पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ वामन के साथ भी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से खाद की दुकान पर रोज भीड़ बहुत बढ़ने लगी थी और दिन में दुकान का हिसाब किताब और माल चेक करने का काम बाकी रह जाता था। दुकान मालिक ने रात को 12 बजे तक जो काम करेगा उसे दुगनी तनख्वाह दूंगा, ऐसा ऐलान किया। तो वामन तुरंत मान गया उस काम के लिए। वामन अब एक उलझन में फंस गया था। भले ही उसने काम के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन फिर रात को तो उसे अकेले ही जंगल के रास्ते से चलकर जाना पड़ेगा और उसमें उसने लोगों से ऐसी बहुत सी बातें सुनी थी कि उस रास्ते में बहुत लोगों ने भूत देखा है। लेकिन अब उसे मालिक से काम करने के लिए हाँक भी कह दिया था और अब ऐन मौके पर वो उन्हें मना कर देगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। वामन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो बस दुकान में कुर्सी पर बैठे सोच रहा था। फिर उसने निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए वो रात को यहाँ का काम खत्म करके ही घर जाएगा। उसने अपने गांव के एक आदमी के पास वो आज देर से आएगा यह अपने घर पर बताने के लिए कह दिया और काम पर जुट गया। वैसे भी जंगल आधा कटा हुआ था और अब उसमें कोई जंगली जानवर भी नहीं बचे थे। यह सब इंसान की ही करनी थी। फिर भी भूत के नाम से उस जंगल से रात को जाने को हर कोई डरता रहता था, लेकिन वामन वहां से जाने की हिम्मत करने वाला था। वामन मन लगाकर अपना काम करता रहा था और आखिरकार 12 बजे तक उसका काम भी खत्म हो गया और वो अपनी टिफिन बैग हाथ में लेकर वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। शहर से बाहर निकलते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। आज जंगल की तरफ देखकर लग रहा था मानो वो कब से वामन को निकलने के लिए तैयार ही था, बस उसका ही इंतजार कर रहा था। आज अमावस की रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। लगातार कभी ना रुकने वाली कीड़ों की करकराहट की आवाज जंगलों की चारों ओर से आ रही थी। बीच बीच में ही किसी कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी, कभी पेड़ के पत्तियों की आवाज आ रही थी। जंगल के इस सन्नाटे को देखकर लग रहा था यह कोई तूफान आने के पहले का सन्नाटा है। जंगल का यह किर्र सन्नाटा वामन को अब बेचैन कर रहा था। वामन भगवान का नाम लेकर जल्दी जल्दी चल रहा था और मन ही मन उसे अपने निर्णय पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि उसने क्यों रात को रुकने के लिए हाँ कर दिया। खैर, वामन भगवान का नाम लेकर चला ही जा रहा था। अब वो जंगल के बीचों बीच जहां पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था वहां तक आ गया, लेकिन अचानक ही साफ मौसम ने अपना रुख बदल लिया और आसमान में घने काले बादल छाने लगे। हवाएं तेज चलने लगी, कुत्तों की रोने की आवाज तेज हो रही थी, मानो वो बताना चाह रहे हो कि संकट अब आ चुका है, जल्दी भाग यहाँ से। वामन डरकर वहां से भागता, उससे पहले तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वामन ने अब एक अच्छी जगह रुकने की सोची। उसने इधर उधर देखा तो उसे घना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। वो इतना घना था कि उसके नीचे बारिश की बूंदें भी नहीं गिर रही थी। वामन तुरंत भागकर उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया।
पेड़ के नीचे खड़ा होते ही वामन को घुटन सी महसूस हो रही थी। लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें रोक रहा हो, लेकिन उसके आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वामन का दम घुटने लगा तो वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ में पहना हुआ पीतल का कड़ा किसी चीज में अटक गया। लेकिन वामन को ठीक से सांस ना ले पाने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। लेकिन उसका हाथ खींचते ही आसमान में तेज बिजली कड़की और वातावरण और भी ज़्यादा डरावना हो गया। बारिश के साथ साथ अब तूफान भी आ गया था। वामन को अब वहां रुकने से डर लग रहा था। वो जैसे तैसे वहां से उठा और भागने लगा। थोड़ी देर में अचानक ही बारिश भी रुक गई और मौसम भी एकदम साफ हो गया, तो वामन की भागने की गति भी थोड़ी कम हो गई। वामन अब तेज कदमों से चल रहा था। अचानक ही उसे सामने एक धुंधली सी सफेद आकृति दिखने लगी। वामन उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो वहां एक आदमी खड़ा दिखा। इतनी रात को यहाँ पर आदमी देख वामन का खुशी का ठिकाना न रहा और वो भागकर उसके पास गया। नमस्ते, कौन है आप? और इतनी रात गए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वामन ने उस आदमी के साथ चलते हुए कहा। वामन ने उस आदमी के चेहरे को ठीक से देखा तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। काले रंग का सर्द चेहरे वाला आदमी उस काली रात में और भी डरावना लग रहा था। मैं सामने वाले गांव में रहता हूँ। आज काम से देर हो गई, मुझे घर जाने के लिए और बारिश शुरू हो गई, इसलिए रुका हुआ था। तुम बताओ, उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम वामन है और मैं भी सामने वाले गांव में ही रहता हूँ। मैं यही सोच रहा था कि आपको जाने पहचाने से लग रहे हो, शायद मैंने आपको गांव में ही देखा होगा। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी भी उस आदमी का चेहरा शांत ही था। मैं अकेला जाता हूँ रोज यहाँ से गांव की तरफ, क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? अचानक ही उस आदमी ने सर्द चेहरे से कहा, जो उसे बड़ा ही अजीब लगा। लेकिन वामन को भी साथ चाहिए थी किसी की, इसीलिए वो तुरंत मान गया और खुशी से हाथ मिलाने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जिस गति से उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था, उसी गति से छोड़ भी दिया। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है? ऐसा लग रहा था मानो मैंने हाथ में बर्फ लिया है। वामन ने उसे अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। वो अभी थोड़ी देर पहले बारिश में भीग गया था, शायद उस वजह से ही हुआ होगा, उस आदमी ने कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था बारिश के बारे में, वामन ने कहा। वामन को अभी भी वो आदमी बहुत अजीब लग रहा था। वामन को बारिश में भीगने से जितनी ठंड नहीं लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा ठंड उसे उस आदमी की करीबी से लग रही थी, इसीलिए वो उससे थोड़ा और दूर होकर चलने लगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वामन ने पूछा। मेरा नाम मोहन काले है, मोहन ने सर्द लहजे में जवाब दिया। अच्छा नाम है, मैंने कई बार सुना हुआ लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। वामन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तो क्या तुम मेरी किसी भी चीज में मदद करोगे? मोहन ने सामने देखते हुए पूछा। हाँ, सीधी सी बात है, अब दोस्त बन गए हैं तो दोस्ती में मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरा दोस्त किसी मुसीबत में फंसा हुआ हो तो मैं उसकी मदद करूं, वामन ने कहा। ठीक है, लेकिन अब इस बात से पीछे मत मुकर जाना, मोहन ने कहा। हाँ दोस्त, बिल्कुल, यह मेरा पक्का वादा रहा, वामन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन हाथ बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से उसने तुरंत छोड़ दिया। दोनों बातें करते करते गांव की सीमा के पास पहुंच रहे थे। पूरे रास्ते भर वामन उससे कुछ ना कुछ पूछता ही रहा, लेकिन मोहन उसका सख्त जवाब देता रहा। वामन ने नजर उठाकर सामने देखा तो उसे उसके पिताजी दिखाई दिए। शायद देर होने की वजह से उसे ही लेने के लिए घर से निकले थे। वो मोहन से बात करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था और हाथ दिखाकर बता रहा था कि वो मेरे पिताजी हैं। दूर खड़े उसके पिताजी उसे बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे थे। वामन गांव की सीमा पार कर अंदर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहन बाहर ही खड़ा था। तो उसने पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसे वहां क्यों खड़े हो? मैं अंदर नहीं आ सकता, मोहन ने कहा। लेकिन क्यों? वामन ने हैरानी से पूछा। अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर चलोगे थोड़ी देर के लिए? मोहन ने विनती करते हुए कहा। अरे इतनी सी तो बात है,
अब मुझे दोस्त कहा है तो तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। इतना कहकर वामन ने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया और गांव की सीमा से उसे अंदर ले जाने लगा। उधर वामन के पिताजी उसे ऐसी बातें करते देख डरकर उसके पास भागकर जाने लगे, लेकिन तब तक वामन मोहन का हाथ पकड़कर उसे गांव के अंदर ले आता है और उसी के साथ वहां पर तेज हवा चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, पूरा वातावरण ही बदल जाता है। तभी पिताजी वामन के पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर पूछते हैं, यह क्या पागलों की तरह हवा से बातें कर रहा था? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं तो मेरा नया साथी मोहन के साथ बातें करते हुए आया हूँ, यह देखिए। इतना कहकर वामन ने मोहन को दिखाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसके पीछे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन कहाँ गया? अभी तो मेरे साथ आया है और उसे चलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने उसे उसका ठंडा हाथ पकड़कर यहाँ तक लाया है, लेकिन इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गया? वामन ने परेशानी से उसे इधर उधर ढूंढते हुए कहा, लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। यह क्या बकवास किए जा रहा है तू? और कब से? तेरे साथ कोई नहीं था, बहुत देर से तुझे देख रहा था, अकेले ही हवा में बातें करते हुए आ रहा था और थोड़ी देर पहले अचानक ही रुक गया और वापस चला गया और फिर हवा में ऐसे हाथ पकड़कर आया जैसे किसी को खींच कर खिला रहा हो। अकेला ही आया है तू? पिताजी ने चिढ़कर कहा। मैं सच में मोहन के साथ आया हूँ, वो अपने ही गांव का लड़का है। मैंने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अगर मैं अकेला ही आया था तो वो कौन था जो इतनी देर तक मुझसे बातें कर रहा था? वामन ने डर से कांपते हुए कहा। क्या सच में तेरे साथ कोई था? पिताजी ने उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ पिताजी, सच में, आपकी कसम, मेरे साथ मोहन था। मैं भला आपकी कसम झूठा क्यों लूंगा? और वो कह रहा था मैं अंदर नहीं आ सकता, तो मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके पैर दर्द कर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो मैंने वापस जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया, वामन ने कहा। अब वामन की बात सुन पिताजी समझ गए थे कि उसने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। कहीं वो कोई आत्मा तो नहीं थी और तू उसे हाथ पकड़कर गांव के अंदर ले आया? अब पता नहीं गांव पर कौन सा संकट आने वाला है, पिताजी ने डरते हुए कहा। पिताजी की बात सुन वामन तो बहुत ज़्यादा डर गया। अचानक ही उसे ऐसे लगा मानो उसकी पीठ पर कोई बोझ रख दिया हो। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी तो जुबान ही लकवा मार खा गई और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गया। वामन की पीठ पर मोहन बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा ठीक नहीं था। अब वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके सर पर किसी धारदार शस्त्र से किए हुए वार दिख रहे थे। उसके सर से खून टपक रहा था। उसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था, जो उसे और ज़्यादा भयानक बना रहा था। वामन तो मोहन का वो रूप देखकर ही चक्कर खाकर गिर गया। वामन को नीचे गिरते देख उसके पिताजी ने तुरंत उसे उठा लिया, क्योंकि मोहन को बस वामन ही देख पाता था। पिताजी उसे देख नहीं पाए थे। पिताजी ने उसके गाल को थपथपा कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। उसके पिताजी तुरंत भागकर पास वाले मकान का दरवाजा खटखटाने लगे। अंदर से एक लड़के ने थोड़ी देर बाद आंखें मलते हुए दरवाजा खोल दिया और वामन के पिताजी को देख पूछा, क्या हुआ चाचा, यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? उस लड़के ने पूछा। पिताजी ने वहां पर घटी सब घटना उसे बता दी और प्याले में थोड़ा सा पानी लेकर साथ चलने को कहा। वो लड़का अमर भी तुरंत एक छोटे प्याले में पानी लेकर आ गया। साथ ही उसके पिताजी भी उनकी बातें सुनकर उनके साथ बाहर आ गए और वामन जहां बेहोश पड़ा था उस दिशा में निकल पड़े। थोड़ी दूर पर ही वामन नीचे जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पिताजी ने तुरंत उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद वामन को होश आया और आंखें खोलते ही वो डर से चिल्ला उठा और वहां से भाग जाने लगा, लेकिन पिताजी ने और अमर ने उसे जल्दी से मजबूती से पकड़ रखा था। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे भाग क्यों रहा है? पिताजी ने परेशानी से होकर के पूछा। वो देखे, वहाँ मोहन खड़ा है, मुझे देखकर हंस रहा है। पिताजी मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। पिताजी मुझे बचा लीजिए। वामन ने एक जगह उंगली दिखाकर डर से हकलाते हुए कहा। सबने उस जगह देखा तो वहां पर कोई नहीं था, आसपास भी कोई नहीं था। वहां तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं हो रहा? अमर के पिताजी ने पूछा।
नहीं चाचा, वहां पर मोहन ही है, और अब वो इंसान नहीं, भूत की तरह दिख रहा है। वो कह रहा है वो हमारे ही गांव का है, आप उसे पहचानते होंगे, वामन ने डरते हुए कहा। मोहन नाम का तो कोई नहीं है हमारे गांव में। उसका पूरा नाम पता है तुम्हें? पिताजी ने पूछा। हाँ, उसने उसका पूरा नाम बताया था। उसका नाम मोहन काले है। वो वहीं खड़ा है, देखिए ना कैसे मुझे देखकर हंस रहा है, वामन ने डर से कांपते हुए कहा। वहीं वामन के पिताजी और अमर के पिताजी मोहन काले नाम सुनते ही हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर डर की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब उन्हें सब समझ आ रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर वामन की हालत को देखने लगे। वामन लगभग पागल हो चुका था और वह बार बार बस मोहन का नाम लिए जा रहा था। अमर, इसे जल्दी उठाओ और जल्दी से इसे मंदिर लेकर चलो, इस पर आत्मा का साया मंडरा रहा है, उसके पिताजी ने कहा। और फिर तीनों ने मिलकर उसे खड़ा कर दिया। अचानक ही वामन जोर जोर से चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी, मोहन मेरे कंधे पर बैठ गया है पिताजी। मोहन सच में वामन के कंधों पर बैठ गया था, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अमर, इससे अब चला नहीं जाएगा, तुम इसे अपने कंधे पर उठा लो जल्दी से, पिताजी ने कहा। तो अमर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुबले पतले 50 किलो के वामन का वजन ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने ऊपर 100 किलो का अदृश्य पत्थर रख लिया हो। मोहन जानबूझकर उन्हें मंदिर जाने से रोकने लगा था। अब तो उसके गुर्राने की आवाज़ भी सबको सुनाई दे रही थी और उसे सुनकर सबके डर के मारे पसीने छूट रहे थे। तीनों मिलकर उसे खींचने की कोशिश करने लगे, फिर भी वामन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक ही अमर को कुछ याद आया और अभी आता हूँ कहकर वो भागकर घर की तरफ गया और हाथ में कुछ लेकर भागते हुए वापस आ गया। अमर ने जो हाथ में लाया था वो तुरंत वामन के माथे पर लगा दिया। वो वामन के माथे पर लगते ही मोहन गुस्से से चिल्लाते हुए वामन से दूर हो गया। अमर ने हाथ में कोई और चीज नहीं बल्कि दुर्गा माँ का कुमकुम लाया था, जिसे उसने वामन के सर पर लगा दिया था। मोहन अब गुस्से से पागल हो चुका था। वो किसी को दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। मोहन बाकी किसी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए अमर ने बचा हुआ कुमकुम खुद के और बाकी सबके माथे पर लगा दिया और वामन को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर की ओर भागने लगा। उन दोनों के पिताजी भी जितना हो सके उनके पीछे भागने लगे थे। मोहन आसपास की कुछ चीजें उन पर फेंक रहा था, उनका रास्ता रोकने के लिए, और कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अमर जल्दी से मंदिर तक पहुंच गया। सामने देखा तो पंडित जी वहीं मुस्कुराते हुए खड़े थे, मानो उन्हें पता हो कि यह संकट आने वाला है। उन सबको वहां देख पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तो आखिर मोहन गांव में आ ही गया। पंडित जी की बात सुन बाकी सब हैरान हो गए कि उन्हें कैसे पता मोहन वापस आ गया है। लेकिन पंडित जी, आपको कैसे पता मोहन का भूत आ गया है? पिताजी ने शिव मंदिर में प्रवेश करते हुए आश्चर्य से पूछा। मुझे पता ही था, एक ना एक दिन वो अपना बदला लेने जरूर वापस आएगा। और लो, आज तुम्हारा बेटा उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुका जिसके नीचे मोहन को गाड़ दिया गया था, और उसके हाथ में पहने हुए कड़े में वो धागा अटक कर टूट गया जिससे मोहन को उसी पेड़ पर कैद कर रखा था। जिस वक्त वो धागा टूट गया उसी वक्त मुझे इस संकट का एहसास हो गया था, पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी पंडित जी बहुत होशियार थे और अपने ज्ञान से वो सब पता कर लेते थे। लेकिन पंडित जी, मोहन मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है? मैं तो उसका अच्छा दोस्त था, और उसे बदला किस चीज़ का चाहिए? और मोहन को बरगद के पेड़ के नीचे किसने काढ़ा था? 20 साल पहले तो हमें यही पता चला था कि वो गांव छोड़कर भाग गया, और बाद में यह सुनने को आया कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला। वामन के पिताजी ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। पंडित जी कुछ कहते उससे पहले मंदिर के बाहर अब हवा में उड़ने वाला मोहन सबको दिखाई देने लगा, जो मंदिर के बाहर गुस्से से चिल्ला रहा था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अबे ओए पंडित, 20 साल पहले तूने ही मुझे उस पेड़ पर बांध रखा था, और अब अगर फिर से मेरी रूह को वहां पर बांध रखने की सोची भी तो तेरे साथ साथ तेरे परिवार वालों को भी जान से मार डालूंगा। पूरे परिवार को, पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा, सबको मार डालूंगा। मोहन ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा। मोहन की बात सुन
सब आश्चर्य से पंडित जी की तरफ देखने लगे, लेकिन अभी भी उनके चेहरे के भाव बदले नहीं थे। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी, यह सब हो क्या रहा है और आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, अमर के पिताजी ने कहा। पंडित जी ने अमर के पिताजी की बात को अनसुना कर दिया और मोहन की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम्हें बदला ही चाहिए ना, तो ले लो तुम्हारा बदला। तुम्हारी मौत के जितने जिम्मेदार गांव के मुखिया और उसका भाई है, उतना ही जिम्मेदार मैं भी हूं। तुम बेशक अपना बदला लो, लेकिन इन गांव वालों को कुछ मत करना जिन्होंने तुम्हारा हर पल साथ दिया था। तुम्हें बदला चाहिए ना, तो आज तुम्हें सारे गांव वालों के सामने इंसाफ मिलेगा। ऐ पंडित, अब मुझे तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसा। मुझे पता है अब तू कुछ न कुछ करके मुझे फिर से कैद करने वाला है। अब मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगा। मैं उस मुखिया और उसके भाई की जान ले लूंगा और साथ ही बाकी गांव वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, मोहन ने गुर्राते हुए बोला। मुझे पता है मोहन, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। तुम अभी बदले की आग में जल रहे हो, लेकिन मैं शिव जी की कसम खाकर वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सारे गांव वालों के सामने इंसाफ दिला करके ही रहूंगा। मैं भगवान की झूठी कसम कभी नहीं लेता। तुम बस थोड़ा शांत हो जाओ और हमारी बात मानो। किसी भी गांव वाले को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि सब तुमसे तब भी बहुत प्यार करते थे और अब भी, और तब इन्हीं मासूम गांव वालों के प्यार ने ही तुम्हें जिताया था। तुम उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? पंडित जी ने कहा। ठीक है पंडित, तूने कसम ली है ना, तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ और मैं भी वादा करता हूँ कि अगर मुझे न्याय मिल गया तो मैं किसी भी गांव वाले को कुछ भी नहीं करूंगा, मोहन ने कहा। ठीक है मोहन, तुम अब शांत हो जाओ। मैं वामन को छोड़ बाकी तीनों को गांव वालों को बुलाने के लिए कहता हूँ, और जब मुखिया और उसका भाई आएगा तब उन दोनों के सब गांव वालों के सामने अपना गुनाह कबूल करने तक उन्हें ज्यादा नुकसान मत पहुंचाना, पंडित जी ने कहा। तो मोहन अचानक गुर्राते हुए गायब हो गया। मोहन के गायब होते ही पंडित जी ने वामन को ठीक से एक जगह बिठाया और अपना रुख उन तीनों की तरफ मोड़ लिया। तुम तीनों मुखिया और उसके छोटे भाई और बाकी जरूरी गांव वालों को लेकर जल्दी आओ यहाँ पर। और हाँ, मुखिया को मोहन के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होगा। और जल्दी आओ सब, पंडित जी ने कहा। तो तीनों जल्दी से भागकर गांव वालों को बुलाने चले गए। थोड़ी देर बाद एक एक करके गांव के कुछ जरूरी लोग मंदिर में जमा हो गए और वो तीनों भी वापस आ गए और उनके साथ मुखिया और उसका भाई भी आ गया। लेकिन मुखिया और उसका भाई मंदिर में प्रवेश करता उससे पहले ही मोहन की आत्मा ने उन्हें पीछे खींच लिया। अब वो दोनों भी हवा में लटक रहे थे। मुखिया और उसके भाई को ऐसे हवा में तैरते देख बाकी सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक ही मोहन की आत्मा ने उन दोनों को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया और फिर धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगा। जब सब ने वो मोहन का रूप देखा तो सब लोग हैरानी से हक्के बक्के रह गए। हालांकि उन्हें अभी भी यह नहीं पता था कि उनके सामने किसकी आत्मा है। गांव वाले भी भूत के डर से कोई भी उन दोनों की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। मुखिया और उसका भाई दोनों की तो मोहन को देख हालत ही खराब हो गई। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मोहन ने फिर से दोनों को हवा में उछाल दिया और दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर गए। कौन हो तुम और हमें मारना क्यों चाहते हो? मुखिया ने हकलाते हुए पूछा। क्या बात है मुखिया, इतनी जल्दी मुझे भूल गया? पेड़ के नीचे दफनाकर, मोहन ने कहा। तो पेड़ के नीचे दफनाकर सुन। मुखिया और उसका भाई डर से कांपने लगा, क्योंकि उन्हें अब पता चल चुका था कि उनका अब अंतिम समय आ गया है। दोनों जल्दी से मोहन के सामने अपने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। हमें माफ कर दो मोहन, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चाहो तो हम सब गांव वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन हमारी जान मत लो, मुखिया ने कहा। ठीक है, बताओ सारे गांव वालों को सच्चाई क्या है, और रही बात तुम्हारी जान की तो वो बाद में सोचेंगे, मोहन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। गांव वालों, हमें माफ कर दो। जहां किसी की हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, वहां 20 साल पहली बार हमारे परिवार से छोड़ किसी और को आप सबने सरपंच बना दिया था और सारा प्यार इस मोहन पर ही लुटा रहे थे, और वो भी गांव के लिए अच्छे काम कर रहा था। हमें मोहन से नफरत होने लगी थी,
क्योंकि वो एक आम आदमी था। मैंने और मेरे भाई ने मोहन को मार डालने का सोचा और वैसा किया भी। खेत में बुलाकर उसे मार डाला और फिर उसके नाम से सरकारी आवाज से पैसे लिए और मोहन को जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया और गांव में यह खबर फैला दी कि मोहन पैसे लेकर भाग गया। लेकिन असल में तो हमने ही उसे मार डाला था और यह बात किसी को पता नहीं थी। फिर अचानक ही हमारे सपनों में मोहन आने लगा, हमें परेशान करने लगा। तो हमने पंडित जी की मदद लेकर एक मंत्रित धागे से मोहन की आत्मा को उस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया। जब पंडित जी को पता चला यह हमने खून किया है तो उन्होंने मोहन की आत्मा को कैद करने से मना किया और गांव वालों को भी यह बात बताने की कही। लेकिन हमने उसके परिवार वालों की गर्दन पर छुरी रख दी तो उससे मजबूरी में हमारा यह काम करना ही पड़ा। तब से मोहन वहां कैद था। उसे किसी जंगल जानवर ने नहीं मारा था, हमने मारा था। मुखिया ने तो रोते हुए कहा, तू भी तो एक जंगली जानवर ही है जो इतना घिनौना अपराध किया। तुमने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया, मार डाला उसे। तुम्हें भी उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। वामन के पिताजी ने कहा, हाँ, इन्हें तो मैं जान से मार डालूंगा, बहुत बुरी मौत दूंगा इन दोनों को। पंडित, तुझे मैंने माफ कर दिया, क्योंकि कोई भी अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य की गर्दन पर छुरी रखता तो मैं भी वही करता जो आज तूने किया। तुझे तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन इसे नहीं करूंगा। मोहन ने उन दोनों को गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए कहा, नहीं चाचा, अगर आप भी उनकी तरह ही करेंगे तो आप में और उन जानवरों में फर्क ही क्या रहेगा। हम उन्हें कल ही पुलिस के हवाले कर देंगे। उन्होंने सबके सामने अपना जुर्म भी कबूल किया है और सुना है आपने हमारे गांव के लिए बहुत कुछ किया है। तो आज से आपकी बूढ़ी माँ और पिताजी का हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे। क्यों गाँव वालों, सही कहा ना? वामन ने कहा तो सबने हाँ कहते हुए अपनी गर्दन हिलाई। अचानक ही मोहन की आत्मा वहां से गायब हो गई। अगले दिन मुखिया और उसके भाई ने कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंडित जी और बाकी गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे से मोहन का कंकाल निकालकर उसका विधि के अनुसार अंतिम संस्कार भी किया। उसके अगले दिन मुखिया और उसके भाई को दूसरी बड़ी जेल में एक गाड़ी से ले जा रहे थे, लेकिन अचानक ही गाड़ी का हादसा हो गया और गाड़ी में बैठे 2 कांस्टेबल और ड्राइवर सही सलामत गाड़ी के बाहर फेंका गया और गाड़ी ने अचानक ही बड़ी बड़ी आग की लपटें ले ली और मुखिया और उसके भाई के साथ साथ गाड़ी भी जलकर राख हो गई और धुएं से आसमान में एक मुस्कान बन गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या खुद की कोई पर्सनल एक्सपीरियंसेस है रिलेटेड टू हॉरर, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे से आने वाले जितने भी नए हॉरर पॉडकास्ट हो सबसे पहले आप सुन सके। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।